हेलो स्टूडेंट्स, मैं वसीम अकराम वास्तव में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसकेएमयू दुमका यानी सिंधु कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका का यूजी सेमेस्टर 4 सेशन की बात करें तो सेशन है 2023 से 27 में। जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका एक पेपर होता है, एक पेपर है जिनका नाम है माइनर बीओसी 2 यानी कि माइनर के रूप में आप लोगों को अगर किसी का सब्जेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट है तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो दोस्तों, डिजास्टर मैनेजमेंट का एक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और थ्योरी हमने पढ़ा चुका है। चैप्टर का नाम है कॉन्सेप्ट एंड रिडक्शन ऑफ डिजास्टर रिस्क। कॉन्सेप्ट एंड रिडक्शन ऑफ डिजास्टर रिस्क यानी कि आपदा से होने वाले जो नुकसान है, खतरा है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, ये चीजों का हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो ये है लेक्चर नंबर 1 का ए यानी कि फर्स्ट लेक्चर का जो है फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसमें 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसी तरह से 1 का बी भी आएगा, फिर उसके बाद दूसरा लेक्चर आ जाएगा। बात समझे? तो ये तरीका है। तो 1 का ए है, इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपके एग्जाम में जैसे पूछा जाता है उसी टाइप में हमने बनाया है, आंसर भी प्रिपेयर करके रखा है। नीचे जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। कोई लोगों हमने कोई रिमार्क नहीं लगाया। बात समझे कि नहीं समझे? तो टेंशन लेने की बात नहीं है यहाँ पर। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपदा जोखिम की क्या अवधारणा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपदा जोखिम की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है और जो उसके एलिमेंट है, और आपदा को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, कैसे रिडक्शन कर सकते हैं, तो इस चीज को समझाइए। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि आपदा के जो जोखिम है ना, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है, उसके कौन कौन से भाग है और उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा है कि आपदा का जो जोखिम है, डिजास्टर का जो रिस्क है, उसकी क्या कॉन्सेप्ट है, अवधारणा क्या है, यानी उसका कौन कौन सा तो है, एलिमेंट्स है, कौन कौन सा पार्ट है, हिस्सा है। 4 हिस्सा बताए थे थ्योरी में, ठीक है, 4 हिस्सा बताए थे, और उसके कम करने के क्या उपाय है, उस चीज को समझाइए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं, मैं अपने आप को गायब कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि आपदा जोखिम का अर्थ उस संभावित नुकसान से है जो किसी खतरे के कारण मानव जीवन पर या संपत्ति पर या पर्यावरण पर या हमारी अर्थव्यवस्था को हो सकता है। आपदा जोखिम किसको कहते हैं? आपदा जोखिम उस नुकसान को कहते हैं, उस खतरे को कहते हैं, उस नुकसान को कहते हैं जो खतरे के कारण किसी मानव जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारी संपत्ति को, हमारे पर्यावरण या हमारे धन दौलत अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे भूकंप, जैसे सुनामी, ये सभी चीज, इन सभी चीजों को नुकसान पहुंचाता है ना। जैसे आग, जैसे बीमारी, जैसे कोरोना, ये सभी चीजें जो है कहलाएगा आपदा जोखिम, डिजास्टर रिस्क। फिर से सुनिए, डिजास्टर रिस्क उस खतरे, उस नुकसान को कहते हैं जो क्या करे, खतरे के कारण मानव की जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, संपत्ति को नुकसान, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर कह रहा है कि यह केवल खतरे पर निर्भर नहीं करता है। बात समझे? ऐसा नहीं है कि डिजास्टर रिस्क जो है सिर्फ खतरा पर निर्भर करता है। भूकंप आया सबको बराबर नुकसान, ऐसा नहीं है। भूकंप आएगा तो सबको बराबर नुकसान नहीं होगा, नुकसान अलग अलग होगा। बात समझे? कैसे? आग लगेगी तो सबको बराबर नुकसान नहीं होगा, बाढ़ आएगा तो सबको बराबर नुकसान नहीं होगा। कैसे, मैं बताता हूं, ठीक है। बल्कि यह वल्नरेबिलिटी यानी कि संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। यानी कि ये निर्भर करता है कि अगर कोई बच्चा है तो उसको ज्यादा नुकसान होगा, अगर कोई महिला है उसको ज्यादा नुकसान होगा। मान के चलिए और जाते हैं, कोई बीमार महिला है, कोई बीमार पुरुष है, उसको और नुकसान होगा, ठीक है। कोई मान के चलिए कि बेरोजगार, शिक्षित है, अशिक्षित है, मतलब उनको कोई जानकारी नहीं है, बोल रहा है कि बाढ़ आने वाला है, बोला तू बाढ़ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो वो जो जिद्दी है, जो जागरूक नहीं है, उनको ज्यादा नुकसान होगा। यानी कि जो संवेदनशील है, जो नाजुक चीज है, उनको ज्यादा खतरा होगा। बुजुर्ग को ज्यादा नुकसान होगा अगर भूकंप आएगा तो बात समझे। कमजोर मकान को ज्यादा नुकसान होगा। इस चीज पे संवेदनशीलता पर भी निर्भर करता है खतरा। कोई भी खतरा जो है, कोई भी आपदा जोखिम, वो संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। एक्सपोजर यानी कि उजागरता पर निर्भर करता है। एक्सपोजर यानी कि क्षेत्र पर निर्भर करता है कि किस क्षेत्र में आ रहा है, इससे किस किस चीज को नुकसान पहुंचता है, इस पर भी इफेक्ट करता है। जैसे मान के चलिए एक बात बोल रहे हैं, बिजली का खंभा लगा हुआ है, ठीक है, बहुत नीचे, एकदम नीचे लगा हुआ है बिजली का खंभा, तो खंभे के बराबर पानी हो जाए, तार जो है, बिजली का तार में भी पानी टच होगा, तो सोच के देखिए करंट पूरे में फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा। तो ये एक्सपोजर यानी कि
किस क्षेत्र में नुकसान हो रहा है इस पर भी निर्भर करता है, ठीक है? किस क्षेत्र में नुकसान हो रहा है। कहीं अगर कोई झुग्गी-झोपड़ी में नुकसान हो रहा है तो नुकसान ज़्यादा होगा। कहीं अगर मान के चलिए रिहायशी इलाका जहाँ आबादी कम है वहाँ पर कम नुकसान होगा। तो इस चीज़ पे भी निर्भर करता है। कैपेसिटी पर निर्भर करता है कि आपकी क्षमता, सरकार की क्षमता, आम लोगों की क्षमता, लोगों की बीमारी सहने की क्षमता, लोगों को नुकसान सहने की क्षमता कितनी है, इस पर भी आधारित होता है। यदि किसी क्षेत्र में खतरा अधिक हो, किसी क्षेत्र में अगर खतरा अधिक हो और लोग असुरक्षित स्थिति में हो, तो खतरा क्या होता है? डिजास्टर रिस्क वहाँ पर बढ़ जाता है। मतलब अगर कहीं का लोगों को खतरा ज़्यादा है, लोग फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, असुरक्षित है, बाढ़ आने वाला है, लोगों को बोल-बोल के थक जाइए कि भैया यहाँ पर बाढ़ आने वाला है, पर धूप बाढ़ आएगा तो देखेंगे। बात समझे? तो उसको नुकसान ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर डिजास्टर रिस्क बढ़ जाएगा। भूकंप आ रहा है, लोग घर से निकल ही नहीं रहे, मान के चलिए बिल्डिंग गिर गया, सब अंदर ही दब के मर गया, तो ये डिजास्टर रिस्क बढ़ जाएगा। तो लोग अगर असुरक्षित रहेंगे, असुरक्षित स्थिति में रहेंगे, लोगों को खतरा के बारे में जानकारी नहीं होगी और वहाँ ज़्यादा खतरा हो जाए तो डिजास्टर रिस्क बढ़ जाता है। अब देखिए डिजास्टर रिस्क की अवधारणा यह बताती है कि आपदा केवल प्राकृतिक घटना नहीं है। यानी यहाँ पर कहना है कि कोई भी आपदा जो होती है ना, चाहे भूकंप हो, चाहे सुनामी हो, चाहे आग लगे, ये सभी प्राकृतिक नहीं है कि ईश्वर ने चाहा, गॉड ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, जीसस ने चाहा तो ये हुआ, ऐसा नहीं है। बल्कि ये हम लोगों की भी गलती रहती है, बल्कि खतरा जो है ये समाज की कमजोरी के परिणाम है, यानी कि समाज की जो कमजोरी है उसका भी परिणाम है। कि क्यों नहीं, जहाँ अमीर लोग है, आबादी कम है, वहाँ ज्यादा खतरा क्यों नहीं होता है बताइए? जहाँ मान के चलिए झोपड़पट्टी ज्यादा है, आबादी एकदम ठूस-ठूस के भरा हुआ, नुकसान ज्यादा होगा ना। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है? कभी देखे हैं पुल गिरा, कोई पुल गिर जाता है तो पुल के नीचे कभी सुने हैं कि कोई अमीर, बहुत ज्यादा अमीर आदमी गिर के मर गया, नहीं, क्योंकि अमीर आदमी वहाँ पुल के नीचे रहेगा ही नहीं, वहां पर घर बनाएगा ही नहीं। गरीब लोग जो होते हैं पुल के नीचे झुग्गी झोपड़ी डाल देता है, तो जब पुल गिरेगा तो उनको ही नुकसान होगा। तो कहने का मतलब है ये जो कोई भी आपदा आती है तो सिर्फ इसमें ऊपर वाले की मर्जी नहीं होती है, ऊपर वाले के साथ साथ हम लोगों की लापरवाही के कारण भी आपदा नुकसान अधिक पहुंचाती है। उदाहरण के लिए यदि फ्लड आता है, बाढ़ आता है, लेकिन मजबूत बांध नहीं है और हमारा वार्निंग सिस्टम यानी कि पहले से हमें जानकारी नहीं है, हमारी भवन सुरक्षित नहीं है, नुकसान जो है क्या बोल रहे हैं, हाँ, तो नुकसान अधिक होगा। वहीं अगर हमारा बांध मजबूत है, वार्निंग सिस्टम सही है, पहले से हमें जानकारी है और हमारे पास रहने के लिए सुरक्षित घर है जो बाढ़ में भी गिरे ना, तो हमें नुकसान कम होगा। बात समझे? इससे स्पष्ट है कि उचित तैयारी के साथ रिस्क को घटाया जा सकता है। डिजास्टर रिस्क के मुख्य तत्व कौन-कौन से हैं? तो डिजास्टर रिस्क के जो मेन पार्ट्स है, मेन तत्व है, वो है खतरा, यानी कि कौन सा खतरा आया है, कौन सी आपदा आई है, भूकंप आया है, सुनामी आया है, बाढ़ आया है, आग लगा या बीमारी आया है। बात समझे? इसको हम लोग बोलते हैं खतरा या हजार्ड। दूसरा है एक्सपोजर, ये किस क्षेत्र को नुकसान पहुंचाएगा, घर को नुकसान पहुंचाएगा, जमीन को नुकसान पहुंचाएगा, आदमी को नुकसान पहुंचाएगा या नदी को नुकसान पहुंचाएगा, इस चीज को बोलते हैं एक्सपोजर यानी उजागर। अगला है वेलेनरेबिलिटी यानी संवेदनशीलता, क्या उस क्षेत्र में ज्यादा बच्चे हैं, क्या उस क्षेत्र में ज्यादा बीमार व्यक्ति है, क्या जहां पर नुकसान हो रहा है क्या वहां पर जो है बीमार व्यक्ति ज्यादा है, बूढ़े ज्यादा है, तो नुकसान ज्यादा होगा। अगर ये सभी चीजें कमजोरी नहीं है तो नुकसान कम होगा। उस क्षेत्र में लोगों की कैपेसिटी कैसी है, क्या लोग पहले से उस चीज को झेलने के लिए तैयार है, इस चीज पर भी निर्भर करता है। यही चार चीज जो है किसी भी डिजास्टर रिस्क के तत्व कहलाते हैं, यही चारों चीज डिजास्टर रिस्क के तत्व कहलाते हैं। फिर देखते हैं, सबके बारे में बताया कि हजार्ड किसको कहते हैं, यानी खतरा वह प्राकृतिक या मानव निर्मित घटना है, जैसे भूकंप, अर्थक्वेक, फ्लड यानी कि बाढ़, साइक्लोन यानी चक्रवात, सुनामी जिसको बोलते हैं, फायर यानी कि आग, ये सभी चीजों को हम लोग हजार्ड कहते हैं। खतरा मतलब खतरा किसको कहते हैं, हजार्ड किसको कहते हैं, बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, चक्रवात हो गया, इन सभी चीजों को हम लोग हजार्ड कहते हैं। एक्सपोजर बताए ना, एक्सपोजर का मतलब है उन लोगों या उन भवनों या उन संसाधनों से जो कि खतरे के क्षेत्र में स्थित है, जैसे नदी, भवन, आदमी, जानवर, जो भी चीज जहां पर भूकंप आया उस क्षेत्र में जो भी चीज मौजूद हो वो चीज कहलाता है एक्सपोजर।
ठीक है। अब वल्नरेबिलिटी यानी संवेदनशीलता वह स्थिति है जिसमें लोग नुकसान झेलने के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। नुकसान झेलने के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं, यानी कि अगर किसी क्षेत्र में कुछ कमजोरियां है तो उनको अधिक नुकसान होगा, यही कहना चाह रहा है। जैसे गरीबी के कारण नुकसान अधिक हो सकता है इन आपदाओं का, क्योंकि इनके पास सोर्स नहीं रहेगा, सुविधा नहीं रहेगा ना। कमजोर मकान कमजोर मकान अगर आपके पास है तो नुकसान अधिक होगा। शिक्षा की कमी है तो आपका नुकसान अधिक होगा। तो ये कहलाता है कैपेसिटी। कैपेसिटी उस चीज को कहते हैं जिसके द्वारा लोग जो है आपदा को निपट सकते हैं। कैपेसिटी मतलब कि आपके पास क्या हॉस्पिटल की सुविधा है, क्या हॉस्पिटल नजदीक है, एम्बुलेंस है, आपको पहले से जो है मान के चलिए कोई चोट लगा तो उसका ट्रीटमेंट तुरंत लिए। तो ये सभी चीजों को हम लोग कहते हैं कैपेसिटी। बाढ़ में फंस गए तो पहले से क्या किसी को तैरना आता है जो उसको बचा सके, तो ये सब चीज होता है कैपेसिटी। आगे देखिएगा, अब देखेंगे कि डिजास्टर रिस्क को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का पूछा जाएगा या 20 मार्क्स, तो आपको जवाब देना है। ये पूरा क्वेश्चन लिखना, पीडीएफ नीचे डाल दूंगा। चलिए, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी कि DRR, यानी कि डिजास्टर रिस्क जो आपदा होती है उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में सुनना कि आपदा को कम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, आपदा को कम करने का उद्देश्य रिस्क को कम करना है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो खतरा है उसको कम करना। इसके लिए हम लोग उपाय अपनाते हैं, जो थ्योरी में हमने पढ़ाया था। थ्योरी में क्या पढ़ाया था कि हम मिटिगेशन अपनाते हैं, यानी कि पहले से लोगों को जागरूक करते हैं कि देखो भाई, अगर बाढ़ आ रहा है ना, तो हमारे गांव में बाढ़ आने वाला है, चलो एक काम करते हैं, गांव के बाहर बांध बांध देते हैं ताकि पानी जो है, डैम बना देते हैं ताकि पानी जो हमारे गांव घुसे ही ना। भूकंप आने वाला है ना, जो घर बनाएगा पहले से मजबूत पिलर देगा तो क्या हो जाएगा, भूकंप का खतरा कम होगा। पहले अगर जानकारी हो जाए कि भाई कल भूकंप आने वाला है 5 बजे, 4 बजे निकल के मैदान में घूमने चले जाओ, घर में रहने का क्या जरूरत है। अगर घर गिर भी गया तो नुकसान कम होगा, बात समझे। बाढ़ आ गया तो भाई पहले से ऊंचे जगह पर चले जाओ। ये सभी चीजें, यानी कि नुकसान होने से पहले जो तैयारी है उस चीजों को हम लोग मिटिगेशन कहते हैं। प्रिपेयर्डनेस, प्रिपेयर्डनेस आपको हमने थ्योरी में बताया था, प्रिपेयर करना, यानी कि जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं, फाइनल एग्जाम, उससे पहले आप मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, उसी तरह से प्रैक्टिस करना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिपेयर्डनेस। जैसे मॉक ड्रिल करना कि बाढ़ अगर आ गया, एक नदी बना लो गांव में, बड़ा सा नदी, और उसमें मान के चलिए कि एक प्रैक्टिकल कर लो कि किसी बच्चे को फेंक दो कि चलो एक काम करते हैं, ऐसे बच्चे को फेंको जो तैरने जानता है, लेकिन उसको बोल दो कि तुम नाटक करना डूबने का, बोलना ऐसे फेंक दो, अचानक हल्ला करने लगो कि देखो पानी में डूब गया, देखो कि क्या कोई लोग कूदता है या नहीं, बात समझे। ये तैयारी हो सकती है। किसी ऐसे खेत में आग लगा दो जहां से आग फैल ना पाए, ज्यादा नहीं फैले, फिर हल्ला कर दो, लोग आएगा, आग बुझाएगा, बात तो चलेगी लोगों की, बुझाना कैसे है, ट्रेनिंग दो प्रॉपर, यही चीज कहलाता है प्रिपेयर्डनेस। इन्हें मॉक टेस्ट लगाना को हम लोग कहते हैं प्रिपेयर्डनेस। अगला है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स भी जो है बहुत जरूरी है। रिस्पॉन्स को हमने समझाया था कि आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या है। जैसे अभी हमने बताया किसी बच्चे को नदी में फेंक दीजिए, तो वहां जो हल्ला कीजिएगा तो लोगों का रिस्पॉन्स क्या रहेगा, क्या कूदना चाहिए, तुरंत कूदना चाहिए, किन लोगों को कूदना चाहिए, जिनको तैरने पहले से आता है उनको कूदना चाहिए, तो उनका रिस्पॉन्स क्या रहता है। ये चीजें रिस्पॉन्स के जरिए लोगों का रिस्पॉन्स तुरंत होना चाहिए। जैसे ही नाम सुने कि भूकंप आ गया तो आपका दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, घर से भागो, आ जाए कि सुनामी आ गया, नदी किनारे से भागो, समुद्र के किनारे से भागो, आ गया कि बाढ़ आ गया, चलो ऊंचे जगह पे जल्दी चलो। तो ये जो रिस्पॉन्स का जो टाइमिंग है, ये अच्छा होने से जो है हम लोग खतरे को कम कर सकते हैं। और रिकवरी, यानी कि हॉस्पिटल सही रहेगा तो हम लोग जल्दी उस चीज को रिकवर कर पाएंगे। कोई बीमारी हुआ उस चीज को हम लोग जल्दी रिकवर, अगर इंडिया में हॉस्पिटल सही नहीं होता तो हम लोग कोरोना से अभी तक जूझ रहे होते, पोलियो से अभी तक जूझ रहे होते। ठीक है, मान के चले बाढ़ आया, बाढ़ में आपका क्या रिकवरी प्लान क्या है कि बाढ़ खत्म हो जाने के बाद अगर आपका घर कमजोर रहेगा तो स्वाभाविक बात है बढ़ जाएगा, आप रिकवर करने में ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये सभी चीजों से जो है इन सभी उपाय को अपनाते हैं। मिटिगेशन में मजबूत भवन का निर्माण करते हैं, फ्लड रोकने के लिए फ्लड कंट्रोल करते हैं, जैसे बांध बनाते हैं, डैम बनाते हैं, पर्यावरण संरक्षण, इन सभी चीजों को जो है मिटिगेशन कहते हैं। ठीक है, मिटिगेशन का मतलब होता है कोई भी नुकसान होने से पहले की तैयारी करना। ठीक है, कोरोना होने से पहले कोरोना वैक्सीन ले लेना, इसको हम लोग मिटिगेशन कहते हैं। अगला देखिएगा है प्रिपेयर्डनेस।
प्रिपेयर्डनेस मैंने अभी समझाया कि प्रिपेयर्डनेस में क्या होता है कि आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर कि हाँ भाई, अगर मान के चले बाढ़ आ गया तो आपको करना क्या है। तो ये इतना बेसिक ट्रेनिंग सबको होना चाहिए। मॉक ड्रिल मतलब ऐसे प्रैक्टिस के तौर पे जो है आप तैयारी कर सकते हैं। इमरजेंसी प्लानिंग कि अगर इमरजेंसी हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। ट्रेन में इमरजेंसी खिड़की दिया रहता है, ये कितना लोग को पता ही नहीं है कि उस खिड़की का क्या इस्तेमाल है। ट्रेन में चेन पुलिंग रहता है, कुछ पता ही नहीं है, वो इमरजेंसी में यूज होता है भाई। ठीक है, पेशाब करने के लिए नहीं कि चलो उतर के हम पेशाब कर देंगे, तो वो उस चीज के लिए यूज नहीं होता, वो इमरजेंसी में यूज होता है कि कोई आदमी मान के चले गिर गया या कुछ ऐसा नुकसान हो गया, ठीक है, तब वो पुलिंग चेन पुलिंग किया जाता है, तो वो इमरजेंसी में है। बस में भी देखे होंगे इमरजेंसी खिड़की रहता है जिससे आप निकल सकते हैं अगर बस में आग लग गया, तो वो इमरजेंसी प्लानिंग भी आपको चाहिए। हर लोग को पता होना चाहिए कि अगर ये दिक्कत आ जाए तो इमरजेंसी हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम लोगों को समय पर सूचना देता है। जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है यानी कि सरकार का बहुत सारा ऐसा संस्था है जो पहले ही बता देता है कि फला जगह जो है बिजली कड़कने वाली है, घर में रहें। फला जगह भूकंप आने वाली है, बाहर निकल जाए। फला जगह बाढ़ आने वाली है, बढ़िया बिस्तर समेट के दूसरी जगह चल जाए। बात समझे? ठीक है। इस प्रकार डिजास्टर रिस्क जो है एक बहुआयामी अवधारणा है। मतलब डिजास्टर रिस्क कोई एक चीज पर निर्भर नहीं करता, ये बहुत सारी चीज पर निर्भर करता है कि खतरा कौन सा है, खतरा से नुकसान किस चीजों को है, ज्यादा नुकसान किस चीजों को है, इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, इसको कैसे कम कर सकते हैं। सही योजना मतलब अगर प्लानिंग आपका सही हो और सही से लोग जो है इसमें भागीदारी ले, जन भागीदारी सही हो, वैज्ञानिक तकनीक का उपाय करें तो आपदा जोखिम पर को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब देखते हैं यहाँ पर जो है शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन देखिए वही चीज है, 4 क्वेश्चन है 5, ठीक है। कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में है कि हजार्ड किसको कहते हैं। हजार्ड क्या है, खतरा क्या है, बताए थे ना। खतरा जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, आग लगना हो गया, ये सभी चीज खतरा है। तो हजार्ड वह प्राकृतिक या मानव निर्मित घटना है जो मानव जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है, वो कहलाती है हजार्ड। ये एक लाइन में लिखना है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा जैसे फ्लड, अर्थक्वेक यानी भूकंप, फायर यानी कि आग, ये एल नहीं है, फायर यानी कि आग। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, यानी एक्सपोजर क्या है। एक्सपोजर हमने बताया था ना कि जहां पर भूकंप आया किन किन चीजों को नुकसान हो सकता है उस क्षेत्र में, उसको हम लोग एक्सपोजर कहते हैं। तो देखिए एक्सपोजर का अर्थ है उन लोगों, उन भवनों या उन संसाधनों से जो हजार्ड के प्रभाव क्षेत्र में मौजूद होते हैं, स्थित होते हैं, यानी कि जहां पर खतरा होने वाला है वहां पर मौजूद जितने भी चीजें हैं जिसको नुकसान पहुंच सकते हैं, उन चीजों को हम लोग एक्सपोजर कहते हैं। अगर अधिक एक्सपोजर होगा, अधिक लोग होंगे, अधिक संसाधन होंगे, अधिक फैक्ट्री होंगे, अधिक घर होंगे, अधिक मकान होंगे, तो रिस्क भी क्या होगा, अधिक होगा। चलिए अगला देखिएगा, DRR का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको बताए थे DRR मतलब होता है, फुल फॉर्म DRR का फुल फॉर्म है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी कि आपदा के जो जोखिम है उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि डिजास्टर रिस्क को कम करना, यानी आपदा के जोखिम को कम करना इसका रिस्क है। चलिए अब देख लेते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन रहेगा। देखिएगा डिजास्टर रिस्क क्या है, आपको हमने अभी लॉन्ग क्वेश्चन में बताया कि डिजास्टर रिस्क का अर्थ है कि उस संभावित नुकसान से है जो किसी खतरे के कारण मानव जीवन, संपत्ति, पर्यावरण या अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। यानी उस नुकसान को हम लोग कहते हैं डिजास्टर रिस्क, जिससे जीवन, मानव जीवन को, संपत्ति को, पर्यावरण या अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। फिर वही लाइन हम लोग लिख रहे हैं कि यह केवल हजार्ड पर यानी खतरा पर निर्भर नहीं करता। ऐसा नहीं है कि भूकंप आया तो सबको बराबर नुकसान होगा, नहीं, ये सिर्फ उस खतरे पर निर्भर नहीं करता बल्कि ये वल्नरेबिलिटी पर निर्भर करता है कि वहां पर जो है नाजुक चीजें क्या क्या चीज है जिसको नुकसान अधिक हो सकता है। एक्सपोजर क्या है कि ज्यादा आबादी है, घनी आबादी है, घर ज्यादा है, घर कच्चे हैं, वहां पर जानवर ज्यादा है, इंसान ज्यादा है, इन चीजों पर भी निर्भर करता है। और कैपेसिटी क्या है लोगों की, सरकार की, वहां की कैपेसिटी क्या है कि रोड सही बने हैं कि नहीं, एम्बुलेंस जा सकती है कि नहीं, हॉस्पिटल बगल में है कि नहीं, इस चीजों पर क्या वहां के लोगों को पता है कि नहीं कि भूकंप आए तो क्या करना चाहिए, बाढ़ आए तो क्या करना चाहिए, आग लगे तो क्या करना चाहिए, इन चीजों पर भी आधारित होते हैं। यदि किसी क्षेत्र में खतरा अधिक हो और लोग असुरक्षित स्थिति में हो तो रिस्क बढ़ जाएगा। मान के चलिए किसी क्षेत्र में खतरा अधिक होता है
भूकंप आ जाए, बहुत तगड़ा भूकंप आ जाए और लोग जो है वो असुरक्षित स्थिति में हो, सभी लोग जो है बड़े-बड़े बिल्डिंग में, जो कमजोर बिल्डिंग है फिर भी बहुत बड़ा-बड़ा बिल्डिंग है उसमें ठूस-ठूस के भरा हुआ है, एक घर में 500 लोग हैं, ठीक है? तो इससे नुकसान क्या हो जाएगा, इससे रिस्क बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे फ्लड प्रोन एरिया जहाँ पर जो है ज्यादातर आम दिनों में बाढ़ आते हैं, मतलब हर साल बाढ़ आते हैं, उस क्षेत्र में कमजोर घर के रहने पर लोगों को रिस्क अधिक हो सकता है कि घर गिर सकते हैं, लोगों को नुकसान हो सकता है, ऊंचा जगह नहीं मिलेगा। वहीं अगर मजबूत घर रहेगा तो बाढ़ कितनों आ जाए छत पे जाकर के बैठ जाओ। मान के चलिए घर कमजोर रहेगा तो कहाँ बैठोगे, घर ही गिर गया। तो ये चीज है, ठीक है। डिजास्टर रिस्क असेसमेंट के माध्यम से संभावित नुकसान का अनुमान लगाया जा सकता है, यानी कि सरकार के पास ऐसे ऐसे वैज्ञानिक टेक्निक है जिससे पहले ही नुकसान के बारे में पता चल जाए। इस चीजों से भी हम लोग डिजास्टर रिस्क से हम लोग बच सकते हैं। इसके आधार पर मिटिगेशन यानी कि नुकसान होने से पहले हमारी क्या तैयारी है, प्रिपेयर्डनेस यानी कि मॉक टेस्ट लगाना, प्रैक्टिस करना, इन सभी योजनाएं बनाई जाती है। अवेयरनेस यानी कि लोगों को जागरूक किया जाता है, प्लान बनाया जाता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजास्टर रिस्क को कम किया जा सकता है। यह डिजास्टर मैनेजमेंट का महत्वपूर्ण भाग है। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए ना तो इस तरह से आप बना के लिख सकते हैं, वही चीज है जो हमने समझाया। अब देख लीजिए फिर अगला क्वेश्चन है कि डिजास्टर रिस्क के कौन कौन से एलिमेंट है, कौन कौन से तत्व है। हमने 4 तत्व आपको बताया था कि डिजास्टर रिस्क के 4 तत्व है कि हजार्ड कौन सा नुकसान है, भूकंप है कि सुनामी है कि बाढ़ है कि आग लगा है कि कोरोना है। एक्सपोजर यानी कि ये जहां पर फैला है वहां पर किस किस चीज को नुकसान हो सकता है। वल्नरेबिलिटी मतलब कि किसको अधिक नुकसान हो सकता है, कौन नाजुक ज्यादा है। कैपेसिटी यानी कि इस चीज को रोकने के लिए हमारी क्षमता क्या है। तो ये 4 तत्व है, इसी को लैंग्वेज में इस तरह से बना के लिख सकते हैं कि डिजास्टर रिस्क के मुख्य तत्व हजार्ड, एक्सपोजर, वल्नरेबिलिटी, कैपेसिटी है। हजार्ड वह घटना है जो नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे फ्लड, अर्थक्वेक और साइक्लोन। एक्सपोजर उन लोगों या भवनों या संसाधनों को दर्शाता है जो हजार्ड के क्षेत्र में आते हैं। वल्नरेबिलिटी वह स्थिति है जिसमें लोग अधिक प्रभावित होते हैं, जैसे गरीबी के कारण भी अधिक नुकसान झेलना पड़ता है, कमजोर मकान के कारण अधिक नुकसान झेलना पड़ता है, महिला हो तो उनको ज्यादा नुकसान हो सकते हैं, शिक्षा की कमी हो तो वहां पर ज्यादा नुकसान हो सकते हैं, घनी आबादी हो तो वहां पर नुकसान अधिक हो सकते हैं। कैपेसिटी किसको कहते हैं, कैपेसिटी लोगों की वह शक्ति जिससे डिजास्टर रिस्क का सामना किया जा सके, जिससे जो है खतरे से लड़ा जा सके। अगर क्षमता सही है तो डिजास्टर रिस्क कम होगा, क्षमता नहीं है तो डिजास्टर रिस्क अधिक होगा। यदि कैपेसिटी अधिक हो तो रिस्क कम होगा। इन तत्वों को संयुक्त प्रभाव को डिजास्टर रिस्क को निर्धारित करता है। प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर रिसोर्स, इन तत्वों को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन क्या है, यानी कि डिजास्टर रिस्क को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, कैसे कम कर सकते हैं। तो आपको हमने बताया था ना, डिजास्टर रिस्क को हम लोग कम कर सकते हैं। सबसे पहला चीज क्या था यहाँ पर हमारा, मिटिगेशन के द्वारा। मिटिगेशन के द्वारा जैसे कि हम लोग अगर कहीं बाढ़ आता है तो वहां पर जो घर बनाए तो वो मजबूत बनाइए, ठीक है। अगर कहीं पर भूकंप आता है तो घर जो है वहां पर और मजबूत बनाइए। बाढ़ आता है तो पहले ही गांव के बाहर बांध बना दो ताकि गांव में पानी ना आए, ठीक है। तो ये सभी चीजों को हम लोग मिटिगेशन कहते हैं। अगर कहीं बीमारी फैल रहा है तो गांव को सील कर दो कि कोई बात दूसरे गांव से मेरे गांव मत आना, मेरे गांव वाला दूसरा गांव नहीं जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, खतरे से हम लोग बच सकते हैं। प्रिपेयर्डनेस, हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसे बाढ़ के समय पे हम लोग बाढ़ से बचने के लिए तैरने का ट्रेनिंग ले सकते हैं कि अगर पानी बहुत ज्यादा आ गया तो हम लोग को तैरना कम से कम आना चाहिए ताकि अपनी जान बचा सके। लोगों को भी ट्रेनिंग दें। अगर मान के चलिए कोई डूब रहा है तो उसको कैसे बचाएंगे, इन चीजों की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। आग लग जाए तो उसको कैसे बुझाएंगे, इन चीजों की ट्रेनिंग होने जानी चाहिए। रिस्पॉन्स क्या है, किसी व्यक्ति का रिस्पॉन्स क्या है। रिकवरी यानी कि जो नुकसान हुआ उस चीजों से आप कितनी जल्दी रिकवर कर सकते हैं, इससे भी जो है खतरे को कम किया जा सकता है। अब देखिए कह रहा है कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य हजार्ड, वल्नरेबिलिटी एंड एक्सपोजर को कम करके डिजास्टर रिस्क को घटाना है। इसमें मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स और रिकवरी शामिल है। मिटिगेशन में मजबूत भवन का निर्माण और फ्लड कंट्रोल आते हैं, जबकि प्रिपेयर्डनेस में ट्रेनिंग, अवेयरनेस, मॉक ड्रिल शामिल है। जबकि रिस्पॉन्स आपदा के समय सहायता प्रदान करता है। आपदा के समय कौन सी सहायता चाहिए, इसका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, ये चीजें हैं। और रिकवरी पुनर्वास से संबंधित है कि बाद में जब बाढ़ खत्म हो जाए तो उस टाइम पे जो है आपका क्या होना चाहिए। जैसे बाढ़ जहां पर आता है ना, बाढ़ खत्म होने के बाद बीमारी फैल जाती है
तो वहां पर क्या करना चाहिए, रिकवरी के माध्यम से जो है ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए। डीआरआर का मुख्य उद्देश्य लोगों की सुरक्षा करना, रेजिलेंस बढ़ाना और गवर्नमेंट, कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टेक्नोलॉजी और अर्ली वार्निंग सिस्टम भी डीआरआर को प्रभावी बनाते हैं। यानी कि अगर सरकार जो है और हमारी जो समूह है, जो हम जिस समाज में रहते हैं और जो संस्था है, वो इसमें जो है अहम रोल निभाती है कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास पहले से वार्निंग सिस्टम है कि पहले से ऐसा टेक्नोलॉजी है कि पता चल जाए कि यहाँ पर ये बीमारी होने वाला है, ये चीज होने वाला है, या बाढ़ आने वाला है, भूकंप आने वाला है, तो इससे डिजास्टर रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो बताइएगा दोस्तों, ये जो हमने क्वेश्चन किया, देखिए हमने लॉन्ग क्वेश्चन भी किया, बहुत लंबा क्वेश्चन लगभग 400 वर्ड का, जिसको जो 20 मार्क्स में आपका पूछा जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन ये लगभग कह सकते हैं 150-200 वर्ड में है, और ये लगभग जो है 5 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा। फिर हमने 2-3 क्वेश्चन देखिए ये देखा, फिर हमने देखा 2 लाइन वाला क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो ये सभी चीजें आपके पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। इन चीजों को आप याद रखिए, समझिए, जैसे करना है कीजिएगा। पीडीएफ इसका नीचे मिल जाएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।